दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और इंडिया के बाकी टियर 1 शहरों में कंस्ट्रक्शन रोक देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संभवतः हमारे शहरों ने विकास के नाम पर अपनी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर दिया है। कैरिंग कैपेसिटी वो क्या होता है? आपने हमारे पिछले वीडियोस के अंत में हमसे सुना होगा स्वराज, संवहनीयता की ओर। बस वहनीयता अर्थात कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, कोई नहीं, हमारा उद्देश्य है आपकी दिमाग की बत्ती को जलाना। ये है बेंगलोर 1984 में और ये उसका 2020 का हाल। ये है दिल्ली 1984 में और ये उसका 2020 का हाल। ये चेन्नई और ये उसका 2020 का हाल। विजुअल देख के आप समझ गए होंगे कि हमारी सिटीज बढ़ रही हैं, पर क्या आपको पता है एक बैक्टीरिया भी कुछ इसी तरह से ही बढ़ता है। हाँ, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हम बैक्टीरिया हैं धरती पर समझदार को इशारा काफी है। मजाक से हटकर आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, न्यूज और आम जनता इस तरह की महत्वपूर्ण चीजों पर बात क्यों नहीं करती, उसका हमारे शहरों से क्या लेना देना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे गर्मी कैसे बढ़ रही है। सबसे पहले कैरिंग कैपेसिटी को समझते हैं। कैरिंग कैपेसिटी एक ऐसा विषय है जो बताता है कि एक स्पेसिफाइड एरिया में, एक निर्धारित क्षेत्र में कितने लोग या जीव जंतु रह सकते हैं बिना वहां के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए अथवा बोझिल बनाए, जैसे कि खाना, पानी, जमीन इत्यादि तत्व। कॉन्सेप्ट को गहराई में समझने के लिए आपके घर का उदाहरण लेते हैं। एक खिलखिलाती सुबह आपने अपने घर का दरवाजा खोला और आपको दिखाई दिए खूब सारे मेहमान, आप ही के गांव के। किसी फंक्शन हेतु आपके शहर आना पड़ गया था, तो सोचे आप ही के घर क्यों ना रुका जाए। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि आप गिनने पर मजबूर हो गए और आपको पता चला कि 100 लोग आए हैं। उस जनसंख्या को देखकर आपने अपने घर को देखा। वो बेचारा छोटा सा नन्हा मुन्ना 2 या 3 BHK का घर और सामने खड़ी ये विशाल विनाशकारी सेना। कभी ना बोलने वाला बेजुबान घर भी उस पॉइंट पर चीख चीख कर बोलेगा, प्लीज वापस भेज दो इनको, मैं नहीं झेल पाऊंगा इतने सारे लोग। ऐसे में आप अपनी स्थिति पर दया करके उनमें से 50 लोगों को किसी तरीके से वापस भेज देते हो, लेकिन गांव लौटने पर क्या शक्ल दिखाओगे? 50 लोगों को किसी तरह अंदर घुसा ही देते हो। इसे कहते हैं तुम्हारे घर की फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। वो एक बार में सिर्फ 50 लोगों को किसी तरीके से चिपक कर बैठने की जगह दे सकता है। पर क्या ऐसे जिंदगी चल सकती है जब आपके पास सही से सोने के लिए जगह नहीं है, सेहतमंद रूप से बैठकर खाने के लिए, या चलिए खाना छोड़िए एक दूसरे से बात करने के लिए भी जगह नहीं, तो ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है? 25 और मेहमानों को टाटा बाय बाय। भाई समझो यार, ऐसे नहीं हो सकता। थोड़ा सा तो सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए ना। इसे कहते हैं सोशल कैरिंग कैपेसिटी। अब रह गए 25 लोग। अगले दिन आप सुबह उठते हो और देखते हो कि 10-12 वो लोग जो जिंदगी में कभी समय से पहले नहीं उठे, पूरी तरह तैयार होकर नाश्ते के इंतजार में बैठे हैं। दाल में कुछ तो काला है और वो आपको वॉशरूम जाके पता चलता है जब आप देखते हो कि टंकी में तो पानी बचा ही नहीं, बस टप टप कर बूंद बरस रही है नलके से। हो गया ना सर्वनाश। इसे कहते हैं वाटर टैंक की कैरिंग कैपेसिटी। 2 से 3 BHK घर में जनरली 1000 लीटर की कैपेसिटी वाली पानी की टंकी आती है, जिसमें से 6 से 10 लोग ही अपने रोजमर्रा के काम काज जितना पानी स्टोर कर सकते हैं। ये मानते हुए कि आपके घर में अंडरग्राउंड मोटर नहीं लगी, बाकी बचे लोगों को अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इस तरह से आपके घर में मौजूद हर एक चीज, जैसे कि खाना, पानी, ऑक्सीजन, चूल्हा, बर्तन, वाईफाई एटसेट्रा, जिन पर आपकी जिंदगी निर्भर करती है, उन सब की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिनकी लीस्ट वैल्यू यानी कम से कम मात्रा डिटरमिन करती है आपके घर की कैरिंग कैपेसिटी। हमारे एग्जाम्पल में तो लोगों को सिर्फ घर छोड़कर वापस जाना पड़ा, पर कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड होने पर परिणाम इससे कई गुना बड़ा और जानलेवा हो जाता है। जब किसी जगह में खाने की तंगी आती है तो कुछ लोगों को बिना खाने के ही रहना पड़ता है। अधिकतर ऐसी तंगी का शिकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बनना पड़ता है। शायद कैरिंग कैपेसिटी का सबसे बड़ा उदाहरण आपको याद होगा, कोरोना वायरस में दिल्ली में क्या स्थिति हुई थी।
नेचुरल सिस्टम्स यानी प्राकृतिक तंत्र व उसमें रह रहे बायोलॉजिकल स्पीशीज यानी जैविक प्रजातियां हमेशा बदलते रहती हैं। ऐसे में कैरिंग कैपेसिटी की स्पष्ट वैल्यू निकालना मतलब सीमाओं को माप पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। पर हम ये वैल्यूज असेस नहीं करते, और जब ये असेस ही नहीं होती तो न्यूज में कैसे आएंगी, और न्यूज में नहीं आएंगी तो हमारी आम जनता कैसे समझेगी कि हम किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें उम्मीद की किरण दिखती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को गवर्नमेंट ने अपनी कैरिंग कैपेसिटी असेस करने को कहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। टूरिस्ट इनफ्लोज के कारण नए कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन एक एरिया में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये ना तो पहाड़ों के लिए सही है, ना ही उस तरह से बनी है जिस तरह से वहां की प्रकृति मांगती है। एक लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक इन शहरों का नक्शा बदल सकता है। ये सारी बिल्डिंग्स के नक्शे स्ट्रक्चरली पास करे जाते हैं, और ये सही भी है, किंतु जब 1000 बिल्डिंग एक पहाड़ के एक स्लोप पर बना दी जाएं, तो इसका परिणाम क्या होगा कोई नहीं बता सकता। ये हो गई उस पहाड़ के बोझ ढोने की कैरिंग कैपेसिटी। पर यह थी बात पहाड़ी इलाकों की। हमारी बाकी फ्लैटलैंड सिटीज, चपटे भू क्षेत्रों के शहर तो कैरिंग कैपेसिटी की बातों में दूर दूर दिखाई नहीं देते। ये सबको लगता है कि चपटी जमीन वाले शहरों में कैरिंग कैपेसिटी कभी एक्सीड हो ही नहीं सकती। NIU के डेटा से पता चलता है कि इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी आबादी 1951 से 2011 तक 6 गुना बढ़ चुकी है, मतलब 6 करोड़ से 37 करोड़ तक। और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ये जनसंख्या 59 करोड़ टच कर देगी, मतलब जनसंख्या और बढ़ने वाली है। हमारी सिटीज की कैरिंग कैपेसिटी को समझने के लिए दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। सिटी की कैरिंग कैपेसिटी को हम 2 तरीकों से देख सकते हैं। पहला, सपोर्टिंग कैपेसिटी, जो नेचुरल और कैपिटल रिसोर्सेज पर आधारित होती है, जिससे उस सिटी में रह रही जनसंख्या आराम से जी पाती है, जैसे कि जमीन, पानी, खाना, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सुवेरेज सिस्टम्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा। मतलब वो सारी चीजें जिन पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी डिपेंड करती है, निर्भर है। और दूसरा, असिमिलेटिव कैपेसिटी, यानी कि जो भी वेस्ट हमारी सिटीज जनरेट करती हैं उसको वातावरण कितना अब्सॉर्ब कर सकता है बिना किसी हानि के। दिल्ली वाले इस बात को सुनकर शायद हंस दे, बिना किसी हानि के। इसका लेवल तो हमने कई वर्षों पहले पार कर दिया था। अब हर एक पॉइंट पर बात करना तो इस वीडियो में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ऐसे में आपके दिमाग की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। हम हर विषय पर आने वाले समय में वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करते हैं। ये डेटा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 से मिला है। इसमें दिल्ली की होल्डिंग कैपेसिटी, एक दूसरा शब्द जो वो प्रयोग में ला रहे हैं, सिर्फ 1 करोड़ 53 लाख बताई गई है। मतलब कि 2021 में इतने लोग दिल्ली में रह सकते थे, और अब आप 2023 का ये डेटा देख लो, इसमें दिल्ली की अनुमानित पॉपुलेशन 2021 में 2 करोड़ 5 लाख बताई गई है। ये दिल्ली मेंस एंड वुमेन्स की रिपोर्ट में बताया गया है। मतलब कि 52 लाख लोग ज्यादा रह रहे थे दिल्ली में उसकी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर 2021 में। तो दिल्ली वालों, तुम सही हंस रहे हो। कैरिंग कैपेसिटी तो हमने बहुत पहले ही पार कर दी थी। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो दिल्ली का हाल ठीक है, विद 9.6 स्क्वायर मीटर्स पर पर्सन। WHO 9 स्क्वायर मीटर पर पर्सन मिनिमम रिकमेंड करता है। पर सभी सिटीज का हाल दिल्ली जैसा थोड़ी ना है। अहमदाबाद 1.2 स्क्वायर मीटर्स पर है, बेंगलुरु 7.2 स्क्वायर मीटर्स पर, हैदराबाद 8.2 स्क्वायर मीटर्स, चेन्नई 2.1, मुंबई 5.4 और कोलकाता 0.1 स्क्वायर मीटर्स। ये है हमारी शहरों का हाल। कभी सोचा है कि तुम्हारे मनपसंद विदेशी शहरों का कैसा प्रदर्शन है इस मामले में? जर्मनी की राजधानी बर्लिन 88 स्क्वायर मीटर्स पर पर्सन, कनाडा का शहर वैंकूवर 52 से 60 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, कनाडा में एक और शहर टोरंटो 44.3 स्क्वायर मीटर्स पर पर्सन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी 155 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, 26 से 1000 स्क्वायर मीटर पर पर्सन में वेरी करता है। ऑस्ट्रेलिया ही में एडिलेड 56 से 272 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, फ्रांस की राजधानी पेरिस 11 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन 6 से 41 स्क्वायर मीटर पर पर्सन। इन सारे शहरों में हरियाली और बिल्डिंग्स का एक बढ़िया मिक्स देखने को मिलता है।
घरों के आसपास थोड़े खुले इलाके, हरियाली के साथ डेवलपमेंट भी। ये सारे नंबर्स आपकी आंखों के सामने हैं। क्या ऐसे में हमने दिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड नहीं कर दिया? बहुत से लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, हम क्या कर सकते हैं? बात तो सही है, पर क्या आपने कभी रूट कॉज को एड्रेस करने की कोशिश करी है? क्यों हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं और कंपनियां और भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाने को तैयार हैं? किंतु मूलभूत प्रश्न ये है कि क्यों हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी के साथ नहीं रहना चाहते? क्यों हम मल्टी जनरेशनल फैमिली हाउसिंग सिस्टम से दूर जा रहे हैं, यानी बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं रहना चाहते? अंतरराष्ट्रीय संस्था रिक्स, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स की स्टडी के अनुसार जब बड़े बुजुर्गों को छोटे बच्चों का साथ मिलता है, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। वहीं पर छोटे बच्चों को बुजुर्गों की सोच विचार समझने का मौका मिलता है और युवा को पार्टी में कंट्रोल और बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। पुराने समय में हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में साथ साथ रहते थे। ऐसा क्या हो रहा है कि ये सब बदल रहा है? ये सब हम कॉपी कर रहे हैं पश्चिमी विचारधारा से। न्यूक्लियर फैमिली, सबको अपना घर चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, अपने कपड़े चाहिए। ये तो कारण है हमारे नेचर को नष्ट करने का और घर वालों से दूर होने का। एक मजे की चीज दिखाता हूं। वॉक्स का ये आर्टिकल देखो जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। हमारे देश भारत में वो अब अमेरिका में वापस आ रहा है। अमेरिकन फिर से मल्टी जनरेशनल फैमिली सिस्टम की ओर वापस जा रहे हैं। चलो दिल्ली के पानी की बात करते हैं। दिल्ली ग्राउंड वाटर का 99% भाग एक्सट्रैक्ट करता है। भाई 99%, मजाक चल रहा है क्या? मतलब खत्म ही कर देता है। अनुमान है कि पॉपुलेशन और बढ़ेगी और घर बनेंगे। कैसे मिलेगा उन्हें पानी? हैरानी इस बात की है कि जमीन के अंदर पानी नहीं है और बारिश का मौसम ऐसा आता है कि फ्लड्स आते हैं साथ साथ। पूछोगे क्यों? तो जरा देखो यमुना के साइड का एरिया, कंक्रीट ही कंक्रीट। पानी बेचारा जाए तो कहां जाए? ऐसे में फ्लड्स नहीं आएंगे तो और क्या होगा? और तो और इतने सारे कंक्रीट से होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। मतलब ये सारा कंक्रीट सोख लेता है सूरज की गर्मी को और फिर वापस उसे रेडिएट करता है रात के समय, जिससे गर्मी और बढ़ती है। उस गर्म कंक्रीट के कारण आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा क्या करती है? वो ऊपर उठती है, जिसके कारण बादल भी ऊपर पुश हो जाते हैं और फिर बारिश नहीं होती, क्योंकि बादल तो ऊपर जाके आगे चले जाते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि ज्यादातर जहां पे इमारतों का घनत्व ज्यादा है वहां बारिश नहीं होती, उल्टा जहां पे हरियाली होती है वहां बारिश होती है। सिर्फ पानी की क्वांटिटी की बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे, बल्कि क्वालिटी की भी बात है। दिल्ली का ग्राउंड वाटर चिंता का विषय बन गया है। उसमें अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और सूएज मिक्स होता जा रहा है, जिसके कारण पानी की क्वालिटी बिगड़ रही है, जिसके कारण पानी का खारापन बढ़ रहा है और उसमें फ्लोराइड्स और नाइट्राइड्स परमिसिबल लिमिट से ज्यादा की मात्रा में पाए जा रहे हैं। क्या ऐसे में हमने अवेलेबल वाटर की कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड नहीं कर दिया? चलो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जैसी चीज आप सभी को पता है। उनको जहां तक हो सके अपनी लाइफ में यूज करना हमारा फर्ज बनता है। बट घरों को चिपका कर बनाने से सही तरीका नहीं निकाला जा सकता। जरूरत है कि हम अपने घर के आसपास थोड़ा खुला एरिया छोड़ें, थोड़े पेड़ लगाने की जगह छोड़ें। घरों में ग्राउंड वाटर पर्कुलेशन यानी पानी का जमीन के अंदर जाने की जगह छोड़ें, जिससे जमीन में पानी नेचुरली जा सके। पानी को प्रदूषित करने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें। ये कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। खाने की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल्ली के लोगों की खाने की डिमांड दिल्ली में मौजूद एग्रीकल्चरल लैंड से पूरी हो जाए। पूरे इंडिया से खाना इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर ये आजादपुर, नरेला, ओखला, गाजीपुर, केशवपुर की मंडियों में पहुंचता है और वहां से वो पहुंचाते हैं दिल्ली के लोगों के पास। इतनी जमीन ही नहीं दिल्ली में कि दिल्ली के लोगों की खाने की डिमांड्स पूरी कर दें। जब खाने की डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो करना ही पड़ेगा केमिकल्स और हार्मोन्स का यूज खेती में। आपको पता है बहुत सी सब्जियों और फलों को बढ़ाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जनाब, ये वही इंजेक्शंस हैं जो गाय को भी दिए जाते हैं ताकि वो दूध एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करे। चिकन और मीट इंडस्ट्री का हाल भी कुछ ऐसा ही है। थॉमस मैल्थ्यूज अपने थ्योरी में बताते हैं कि पॉपुलेशन हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, जमीन अरिथमेटिकली ग्रो करती है।
एक्सपोनेंशियली मतलब आबादी हमेशा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे ग्रो करती है। जबकि जमीन कैसे ग्रो करती है? एक किसान कैसे जमीन बढ़ाएगा? 1 एकड़ का 2 एकड़ करेगा, 2 का 4 और 4 का 6। जब ग्रोथ इस तरह होगी तो पूरी दुनिया को अच्छा केमिकल फ्री खाना नसीब कैसे होगा? क्या ऐसे में हमने फूड की कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड नहीं कर दिया? सुएज और ड्रेनेज की बात करें तो फ्लडिंग आज भी रिजॉल्व नहीं हुई है। TUI का ये आर्टिकल बताता है कि दिल्ली का मास्टर प्लान फ्लडिंग को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहा। हर साल बाढ़ देखने को मिलती है। दिल्ली करीब 790 मिलियन गैलन्स सुएज प्रतिदिन जनरेट करता है, जिसमें से 28% हिस्सा बिना ट्रीट करे यमुना में जाता है। यमुना को मृत नदी अर्थात डेड रिवर ऐसे ही नहीं बोलते, इसके पीछे हम लोगों का ही हाथ है। STP की टोटल कैपेसिटी है 667 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन, तो पूरी तरह वाटर ट्रीट करना पॉसिबल है ही नहीं। और तो और दिल्ली में मौजूद 37 में से 15 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स ही ऐसे हैं जो नॉर्म्स को मीट करते हैं। क्या ऐसे में हमने असिमिलेशन कैपेसिटी को एक्सीड नहीं कर दिया? ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, ज्यादा कोई अच्छा नहीं। हम ऑलमोस्ट हर एंगल से दिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर चुके हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा एजुकेशनल सिस्टम, जो हमें बचपन से सिखाता है कंपैरिजन यानी कि तुलना, लोभ और जश के प्रति भागते रहना। सब भाग रहे होते हैं पैसों के पीछे, पश्चिमी लाइफस्टाइल के पीछे। वो जाओ, अब मेरे को वो वाला काम चाहिए, अब मेरे को वो वाला काम चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज अथवा मान्यताएं ही कुछ इस प्रकार हो गई हैं। अगर आप अच्छी पोस्ट पर हो तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे और आपके साथ रहना चाहेंगे। बस डाल दिया बच्चे को कुएं में, उसके बाद वो भागते ही रहेगा, अब वो वाला पोस्ट, अब वो वाला पोस्ट, अब वो वाला पोस्ट। अब आने वाले दिनों में कोई मेरी रिस्पेक्ट जरूर करेगा। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमने कई स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट किया है। बच्चों को सामने बैठा के, सामने 2 ब्लैक बोर्ड रख के साइड बाय साइड पूछा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने कुछ इस प्रकार के उत्तर दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, एक्टर, डायरेक्टर। वहीं पर मैंने उनसे पूछा, धरती को बचाने के लिए किस प्रकार का प्रोफेशन चाहिए? तो उन्होंने कुछ इस प्रकार के आंसर दिए, हमको 7 साल रहना आना चाहिए, हमारे को अपने बुजुर्गों की सीख को सुनना चाहिए, हमारे को कुदरती खेती करनी चाहिए। लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर दूध का दूध, पानी का पानी। इस बोर्ड और इस बोर्ड में कोई कनेक्शन नहीं। तो कैसे बनेगी हमारी धरती हरी भरी और फली फूलती? जब कुछ चंद हजारों सीटों के लिए लाखों बच्चे लड़ेंगे। कहानी सिर्फ जीतने वाले बच्चों की बताई जाएगी। ये नहीं बताया जाएगा कि बाकी बचे लाखों बच्चों का क्या हुआ जो परीक्षा में असफल रहे। ये नहीं बताया जाएगा कि वो प्रकृति के साथ काम करने वाले व्यवसायों में भी सफल हो सकते थे, या वो भी एक ऑप्शन है जिससे सब सुख समृद्धि से हो सकता है। या शायद उन व्यवसायों की अहमियत हमने पश्चिमी सोच अनुसार विकास की दौड़ में पूरी तरह खत्म कर दी। हम धरती में से जन्मे हैं, धरती माँ के साथ जीने के लिए आए हैं, ना कि उसके विनाश का कारण बनने के लिए। शिक्षा और विकास की भूमिका हमें धरती से अलग करने की नहीं, बल्कि साथ जोड़ने की होनी चाहिए। हमें हमारी कमियों से मिलवाने की नहीं, बल्कि हमें साथ चलना सिखाने की होनी चाहिए। तुम्हें नहीं आवश्यकता घर लेने की, गाड़ी लेने की, ताकि तुम दुनिया को बता सको कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूं। और अब इन सारी चीजों में क्लाइमेट चेंज नहीं होगा तो और क्या होगा? गर्मी नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? हाल ही में आए हीट वेव यानी कि लू ने तो एक नमूना दिखा ही दिया, जिसमें भारत की 37 शहरों ने 45 डिग्री सेल्सियस का पारा पार कर दिया। अगर हम इस तरह से चलते रहे बिना अपनी कैरिंग कैपेसिटी को समझे, तो स्थिति और खराब होने ही वाली है। फिर से प्रॉब्लम पे आ गए, सॉल्यूशन पे टिकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस बाय टेलिंग द ट्रूथ टू योरसेल्फ। सबसे पहले हमें जो चीज करनी है वो है अपने आप से सच बोलना, डेटा को न्यूट्रली देखना, जैसे वो है वैसे ही उसे देखना है, बिना किसी बायस के, अपने स्वार्थ के बिना। कितना पानी हमारे पास है, कितना खाना हमारे पास है, कितनी जमीन हमारे पास है वो खाना उगाने के लिए, कितनी ऊर्जा हमारे पास है, उन्हीं के अनुसार ही हमें पॉपुलेशन की लिमिट को तय करना चाहिए। ये तो सच ही है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी चीजों को और गौर से देखने की जरूरत है। इनकी सीमाओं पर लगाम लगाने की जरूरत
है, क्योंकि इसी तरह से हो सकता है सुधार। और इसके लिए हमें उन्हें अर्ज भी करना चाहिए, पर साथ ही में हमें अपनी विचारधारा में भी बदलाव करने की जरूरत है। एक जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बाकी सारे देश हम पर राज करने की सोचते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। जी हाँ, जब भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, कोई रेलवे स्टेशन नहीं थे, रेलवेज ही नहीं था, एयरपोर्ट नहीं थे, कोई ऑप्टिक फाइबर केबल्स नहीं थे, कोई 5G कनेक्शन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, तब भी वो दुनिया का सबसे अमीर देश था। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और साथ ही मसाले, कपड़े और मोतीकला जैसी चीजों में भी सबसे आगे रहा है। दुनिया भर से लोग भारत से व्यापार करने आते थे और बदले में सोना देकर जाते थे। ये थी ताकत हमारे लोकल कल्चर और कामकाज में। तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज ज्ञान और रिसर्च में पूरी दुनिया से बहुत आगे थी, ये तो आपने सुना ही होगा। और सिर्फ ये 2 यूनिवर्सिटीज नहीं थी, बल्कि हर समाज के पास खुद के विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे। पूरी दुनिया के रिसर्चर्स और स्कॉलर्स इंडिया आके पढ़ना चाहते थे और आज सब बाहर जाना चाहते हैं। किसी कारण से ही हमारा प्यारा भारत हर चीज में आगे था और शायद हम उन सारे काम करने की शैली और विचारधारा को भूल गए हैं। अंग्रेजों के राज करने से पहले हम हमेशा से प्रकृति के साथ चलते आए हैं। ऐसे कितने ही और सारे एग्जाम्पल्स हैं पुराने समय के जो बताते हैं कि अमेरिका और यूरोप जैसे आधुनिक विकास न होने पर भी हमारा भारत हर तरीके से पूर्ण संपूर्ण था। अगर आपको सोने की चिड़िया पे विश्वास है तो उन सभी तौर तरीकों पर भी विश्वास होना चाहिए जिसने बनाया भारत को सोने की चिड़िया। उन लोगों में भी विश्वास करना होगा जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। पश्चिम को अंधा होकर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है गांव और लोकल ट्रेडिशन से सीखने की कि ऐसे हम भी डिसेंट्रलाइज्ड लोकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जहां पर हर जगह तक सिर्फ चल कर जाया जा सकता है, यानी कि वॉकेबल सिटीज, जहां पे अपना खाना खुद उगाया जा सकता है, जहां पे अपने से बड़े लोगों से सीखा जा सकता है। धरती को ऐसी जगह बनाया जा सकता है जहां हम, धरती और उसमें रह रहे सारे जीव जंतु मिलकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज हमने अपने वीडियो में देखा कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी कितनी विभिन्न प्रकार की होती है और कैसे हमारी जितने भी शहर हैं हम सब ने अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर दिया है। हमने ये भी देखा कि जब भारत सोने की चिड़िया थी तो कोई शहर नहीं हुआ करते थे और कोई आधुनिक संसाधन हमारे पास नहीं थे, लेकिन तब भी हमारे पास दुनिया भर का सोना था। शायद ये सारी चीज़ें हमें एक नया मार्गदर्शन दे रही हैं, हमें ये सिखा रही है कि आगे जाने का भी एक ही तरीका है, अपने प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, अपनी प्राचीन विचारधारा के अनुसार, जिससे हम बाकी जीव जंतुओं के साथ साथ चल सकते हैं, धरती का संरक्षण करते हुए विकास की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वराज, दीर्घकालिक विकास की ओर।